हेलो एवरीवन, आई एम दिग्विजय सिंह, योर बायोलॉजी मेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी का एक ऐसा कोर्स जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ मिनट तक कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हम आगे चलकर क्या क्या सिलेबस पढ़ाएंगे, सिलेबस एनालाइज करेंगे और साथ में मेरी क्लास में बैठने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। जो रूल्स ये हैं, तो पहले हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है हम धीरे धीरे करके एक एक करके क्या क्या टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो क्लास 11th और क्लास 12th में टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है क्लास 11th में और 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है क्लास 12th में। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यह मेरी सीरीज़ है यह किन बच्चों के लिए उपयोगी है। मेरी यह सीरीज़ क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे क्लास 11th के लिए पेपर आने वाला है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे क्लास 12th में हैं और वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह सीरीज़ उतनी ही ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, क्लास 11th में आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है। पहली है सिस्टमैटिक्स, दूसरी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी है सेल बायोलॉजी और चौथी जो यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी और पांचवी यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन अभी हम जो इस सीरीज में पढ़ाएंगे, अभी हम केवल बॉटनी पढ़ाएंगे। जूलॉजी जब बॉटनी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आपको किस यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है यह हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिस्टमैटिक्स में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद सेल बायोलॉजी में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जहाँ पर हम आज से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से हम अपना जो पहला चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब अगर हम सेल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें आगे के चैप्टर जो हैं द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये सब हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है वह होती है सेल। तो अगर हम सेल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा और वह मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, मिनरल और फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन और पीजीआर, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं क्लास 12th में, जहाँ पर हमें पहली यूनिट जो पढ़नी है वह है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमें वहाँ पर, क्योंकि हम पहले बॉटनी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी हम इसके बाद में पढ़ेंगे, तो हमें केवल वहाँ पे पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बाद जो दूसरी यूनिट हमें वहाँ पे पढ़ना है वह है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में वहाँ पर 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा जो चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद हमें जो तीसरी यूनिट पढ़नी है बॉटनी में क्लास 12th की, वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजी है वह हमारे जो मनुष्य हैं, जो ह्यूमन हैं, उनके जीवन में कैसे लाभदायक है। जहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या काम है।
उसके बाद जो अगली यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह जूलॉजी के अंतर्गत आती है और हम लोग अभी ख़त्म करेंगे बॉटनी को। उसके बाद आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी तो पूरी बॉटनी है, जिसके जितने भी चैप्टर्स हैं सारे हम ही अभी पढ़ाएंगे, जिसमें से पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इशूज लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी बॉटनी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं मेरी क्लास में बैठने के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला है कि जब आप मेरी क्लास में आएँ तो आप अपने साथ में एक NCERT बुक लेकर ज़रूर बैठें और मैं जो पढ़ाता जाऊँ वो आप NCERT बुक में देखते जाओ और उसे हाईलाइट करते जाओ। और मैं प्रेफर करूँगा कि आपके पास ओल्ड NCERT हो तो भी चलेगी, क्योंकि ओल्ड NCERT में नई NCERT के तुलना में ज़्यादा मात्रा में नॉलेज छिपा हुआ है और नई NCERT से बहुत कुछ हटा दिया गया है। इसलिए अगर आपके नीट के पेपर में या फिर 11th या 12th के पेपर में कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जाए जो ओल्ड NCERT से हो तो वह आपकी छूट न जाए, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप ओल्ड NCERT से पढ़ें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और चार्ट वगैरह आपको पढ़ाऊँगा उनको आपको एक नोट बनानी है और उसमें नोट करते जाना है। मैं ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वो मैं चार्ट के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से और उनको डायग्राम बना के बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। और उसके लिए आपको नोट बनाना अनिवार्य है। अगर आप नोट्स बनाते हो, उसको एक अलग जगह पे लिखते हो, तो आप जब रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से वह समझ में आएगा। और जो फोर्थ पॉइंट है, प्लीज़ कम डेली, या ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है आप लोगों को। अगर आप मेरे वीडियोज़, मेरे लेक्चर छोड़ते हो तो आपका बैकलॉग लगेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी बच्चे का कोई भी प्रकार का बैकलॉग लगे। बैकलॉग जब लग जाता है तो उसे रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे लेक्चर्स जो होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे, तो इसलिए आप उसे किसी भी टाइम पे डेली देख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, प्लीज़ डोंट जज द पेस। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसको आप कभी जज मत करिएगा, क्योंकि मैं यह मानकर पढ़ाता हूँ कि जो सामने वाले बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं उन्होंने 10th के बाद उनका बायोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर आपने NCERT 5 बार 6 बार ख़त्म करके रखी है और अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट समझ रहे हो तो आप मेरे पेस को जज मत करिएगा और मेरे साथ साथ चलिएगा। इससे ये होगा कि आपके जो बेसिक्स में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपसे छूट गए होंगे, और इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि NCERT को समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसको आप जितनी भी बार पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, जिसे आप मेरे साथ साथ चलते रहना है। अब बात करते हैं लेक्चर्स की। देखिए, मेरे डेली 2 लेक्चर्स आएंगे, एक मॉर्निंग में आएगा लगभग 8 से 9 बजे के बीच में, और दूसरा लेक्चर शाम को आएगा 4 से 5 बजे के बीच में। लेकिन मेरे दोनों लेक्चर्स ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बहुत छोटे लेक्चर्स होंगे 20 से 30 मिनट के, जिन्हें आप बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हो। ज़्यादा लेंदी अगर लेक्चर होता है तो बच्चे बोर होने लगते हैं, इसलिए छोटे छोटे 2 लेक्चर डेली मेरे अपलोड होंगे चैनल पे। उम्मीद है आप लोगों को जो सिलेबस है, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, यह भी समझ में आ गया होगा, और जो मेरे रूल्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको यह रूल्स ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का पहला चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ से हम सेल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत अभी आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज बायोलॉजी
एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग, और उसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज सेल, और जो फोर्थ जो पॉइंट हमें पढ़ना है वह है सेल थ्योरी। उसके बाद हमें पढ़ना है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल्स, और लास्ट में हम आज पढ़ेंगे शेप्स एंड साइज ऑफ सेल्स। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ यह आपको नोट करते हुए चलना है, साथ साथ में समझ लेना, उसके बाद नोट करिएगा। देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी का जो मतलब है वह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडी करना, लाइफ प्लस लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी दो टाइप्स की होती है। पहली होती है बॉटनी, जो आपको अभी क्लास 11, 12 और नीट में पढ़ना है, और इसके साथ में जूलॉजी। ये दोनों आपको नीट क्लास 11, क्लास 12 में पढ़नी है, ये दोनों सब्जेक्ट्स। जहाँ पर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं, और जहाँ पर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी जो शब्द स्टार्ट भी होता है वो भी जू से होता है। जू मीन्स सभी जानते हैं चिड़ियाघर होता है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। जू जो है एनिमल से रिलेटेड है। बायोलॉजी की डिफिनेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट्स पे। व्हाट मेक्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग? व्हाट मेक्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग? तो देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह लिविंग है तो उसमें जो है सेल ज़रूर से ज़रूर पाई जाएगी। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वायरस भी तो एक लिविंग है। वायरस भी तो लिविंग है, तो इसे हम ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कहते हैं, इसे हम पार्टिकल क्यों कहते हैं? पार्टिकल क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे रीजन यह है कि वायरस में जो होता है सेल्स एब्सेंट होती हैं, इसलिए हम वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म न कह के हम उसे पार्टिकल कहते हैं। जहाँ पर भी सेल उपस्थित होंगी, सेल जहाँ पर मौजूद होंगी, वह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है यह लिविंग्स का डिफाइनिंग फीचर होता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है वह है व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है? सेल को हम लोग बोलते हैं
सेल की जो डिफिनेशन होती है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ all living organisms। इसका मतलब है कि जो सेल होती है वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब कि जो सेल होती है, सेल बेसिक यूनिट होती है किसकी? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की। देखिए यूनिट क्या है? यूनिट क्या है कि यूनिट एक ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, रिपीट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है। देखिए एक घर होता है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? जैसे एक ईंट होती है, घर की बेसिक यूनिट एक ईंट होती है, वैसे ही जो हमारा यह शरीर है, हमारा ये जो ढांचा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, जो उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वह एक सेल से बनता है। एक एक सेल करके बिलियन ट्रिलियन सेल बन के एक बॉडी बनाती हैं। वैसे इसीलिए सेल को हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट बोलते हैं। अब सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किस लिए बोलते हैं? स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं यह रिपीट होकर बॉडी बनाती है। और फंक्शनल किस लिए बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, सभी इसी में होती हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी किडनी में हो रही हैं, जो हमारी यूरेटर में हो रही हैं, या फिर हमारे जितने भी अंग हैं, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, सब अलग अलग सेल्स परफॉर्म कर रही हैं। इसलिए हम इसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जो सेल होती है यह ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी हो सकती है। ऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूनी और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या है? जहां पर एक ही सेल बॉडी बनाए। और मल्टी सेलुलर क्या है? जहां पर दो या दो से अधिक सेल्स मिलकर बॉडी बनाए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर के कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं जिन्हें आप समझ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो पाए जाते हैं ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, और मल्टी सेलुलर जो होते हैं ये ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। नोट है कि यूनिसेलुलर कैन बी exist independently or perform all essential functions of life। मतलब कि जैसे मल्टी सेलुलर, जैसे जो ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, सेल की सहायता से एग्जिस्ट करते हैं और सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जितनी भी फंक्शन हमारे अंदर हो रही हैं वो सभी एक सेल करवाती है। वैसे ही जो सेल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मात्र एक सेल होती है, वह भी अकेले स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकते हैं और साथ में उनमें भी उतने ही इसेंशियल फंक्शन होते हैं जितने हम लोगों में होते हैं। कभी कभी पेपर में एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज सिंपल बाय इट्स स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बाय इट मेटाबॉलिक बिहेवियर। तो वह है बैक्टीरिया, जो कि पाया जाता है यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर जो होते हैं ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये काफ़ी सिंपल होता है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहली बार जो सेल को खोजा वो थे रॉबर्ट हुक, बट जो इन्होंने जो सेल सबसे पहले खोजी वो डेड सेल थी और इन्होंने खोजा उसे कॉर्क से था। वह एक कॉर्क सेल थी। इसके बाद एंटन वान लियोनहॉक ने एलाइव सेल खोजी। सर्वप्रथम जो सेल खोजा था वो थे रॉबर्ट हुक और सबसे पहले एलाइव सेल जिन्होंने खोजी वो थे एंटन वान लीeuwenhoek। एंटन वान लीeuwenhoek खुद के माइक्रोस्कोप बनाते थे जिससे वह रिसर्च करते रहते थे और जो आँखों से नहीं दिख सकती है ऐसी चीज़ें उन्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और ऐसे ही उन्होंने देखते देखते एक दिन एलाइव सेल खोज दी। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल खोजी थी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था।
सेल थ्योरी जिन साइंटिस्ट ने दी उनका नाम था मैथियस स्क्लेडन एंड दूसरे थे थियोडोर स्वान। जो मैथियस स्क्लेडन थे ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स पर रिसर्च की और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि observed that all plants composed of different type of cells। मैथियस स्क्लेडन ने अपनी थ्योरी 1838 में दी थी। उसके बाद थियोडोर स्वान ने 1839 में बताया कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं ये जो ग्रुप होता है सेल्स का या फिर जो सेल्स का प्रोडक्ट होता है उससे बनते हैं। थियोडोर स्वान ने जो हाइपोथेसिस दी उसके अकॉर्डिंग ही प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस दैट all plants and animals composed of cells and product of cells। थियोडोर स्वान जो थे ये थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने जब एनिमल को देखा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स में एक सेल्स के ऊपर लेयर पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। को जब इन्होंने थियोडोर स्वान ने देखा तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को इनकाउंटर किया। इनकाउंटर मतलब गोली नहीं मारी, इन्होंने उसे ध्यान से देखा। तब इन्हें पता चला कि एनिमल्स में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है सेल्स के ऊपर, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इन्होंने प्लांट को देखा तो इन्होंने पाया कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल present above the cell membrane। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेल थ्योरी दी थी उसे दिया था स्क्लेडन और स्वान ने।
देखिए, सेल थ्योरी जो दी गई थी उसे दिया था स्केलेटन एंड स्वान ने मिलकर, लेकिन जो सेल हाइपोथेसिस थी उसे अकेले स्वान ने दिया था। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी तो उसे दिया था स्केलेटन एंड स्वान ने, और अगर पूछते हैं सेल हाइपोथेसिस किसने दिया था तो उसे दिया था स्वान ने। उसमें आप स्केलेटन को टिक नहीं करना है, अगर आप स्केलेटन को टिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको कोई गलती नहीं करनी है, इसको नोट में आप लिख लीजिए। लेकिन यह जो सेल थ्योरी थी इसे पूरी तरीके से स्केलेटन और स्वान एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये नहीं बता पाए कि जो सेल होती है उससे न्यू सेल जो आती है इसकी वर्जिन कैसे होती है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दे डिड नॉट explained how the new cells arose। देखिए, अब न्यू सेल की वर्जिन कैसे होती है उसे स्केलेटन और स्वान एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू। सेल की जो उत्पत्ति होती है उसे रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हाइपोथेसिस होती है वह क्या है। तो हाइपोथेसिस जो है यह कोई थ्योरी नहीं होती है, यह कोई थ्योरी नहीं है। हाइपोथेसिस एक प्रकार का होता है तुक्का जो साइंटिस्ट मारते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस को बाद में थ्योरी में प्रूफ करना पड़ता है। जब हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाता है तो वह थ्योरी बन जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मेरे एक दोस्त के पास एक टार्च है। अब बायोलॉजी में टार्च कैसे आ गई, छोड़ो, एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा। यह है एक टार्च, लेकिन यह काफ़ी टाइम से जल नहीं रही है, यह है खराब। तो मेरा दोस्त बोलता है कि यह काफ़ी टाइम से जल नहीं रही है, इसको पीटो, इसको ऊपर नीचे से ऐसे ठोको तो यह जल जाएगी, ठीक। और फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, हम जाते हैं और भैया की दुकान से सेल लेते हैं। शायद इसका सेल खराब है, ठीक है। तो जो पहली हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि उसे पीटो, तो हम लोगों ने उसे पीटा लेकिन वह नहीं जली, तो यह जो हाइपोथेसिस थी यह फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग गए भैया की दुकान पे, वहाँ पर हमने सेल लिया और टार्च में डाला और टार्च जल गई। और ये जो सेकंड हाइपोथेसिस थी ये प्रूफ हो गई, तो इसे थ्योरी मान लिया गया। यह एग्जाम्पल अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे भी अब कभी ये भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं रुडोल्फ विर्को का। इन्होंने जो थ्योरी दी वो थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
अब सेलुला ई सेलुला का अर्थ होता है कि जो सेल है, सेल जो पहले से है, सेल से ही सेल आएगी। अतः इन्होंने बताया न्यू सेल्स new cell come from pre-exist cells। मतलब कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है सेल, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसी से ही नई सेल बनेगी। वो भी कब? जब उस सेल का डिवीजन होगा। डिवीजन से पुरानी सेल से दो नई सेलों का निर्माण होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमने जो सेल थ्योरी पढ़ी उसमें 2 पॉइंट निकल के आए, ठीक है, जो हम लोगों को याद रखने हैं और नोट्स में उसे हाईलाइट करके लिखना है। पहला पॉइंट है ऑल लिविंग organisms formed up of cells are products of cells। और जो सेकेंड पॉइंट है वह है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब मुझे उम्मीद है आपको सेल थ्योरी बहुत ही अच्छी तरह से आ गई होगी और आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको सेल थ्योरी से कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका मैं पर्सनली हर कमेंट का जवाब दूंगा। अब बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। देखिए, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हमें किसी सेल को ऑब्जर्व करना है या किसी सेल को अच्छी तरीके से उसे जांचना है तो हमें बहुत ही आसानी से, अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो हमें ओनियन पील्स मिल जाती है, और ह्यूमंस में, एनिमल्स में अगर आपको सेल पर रिसर्च करना है, उसे ऑब्जर्व करना है, तो हमें जो सेल बहुत ही आसानी से मिलती है वो होती है चिक सेल्स, ठीक है। देखिए, जो मॉडल सेल्स होती हैं वो है ओनियन पील एंड चिक सेल। देखो प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं, इसलिए अभी हम उनमें से कुछ पॉइंट्स को अभी समझ लेते हैं जो हमें आगे भी काम आएंगे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में के जो सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं 4C ट्रिक। 4C ट्रिक, इसमें हम एक साइड लिखते हैं प्लांट सेल्स और दूसरी साइड एनिमल्स।
प्लांट्स में जो पहला सी है वह है सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। दूसरा सी जो है वो है सेंट्रल वैक्यूल, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। जो थर्ड सी है वह है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में एब्सेंट होती है। जो फोर्थ सी है वो है सेंट्रियोल, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होती है और प्लांट्स में एब्सेंट होती है। ये चार्ट आप नोट कर लीजिएगा। सेल्स जो होती हैं उनमें ये चार चीज़ें देखकर आप पता कर सकते हो कि वह प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। अगर सेल में सेल वॉल पाया जाता है तो वह प्लांट सेल होगा। अगर सेल में सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है तो वह प्लांट सेल होगा। अगर सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो प्लांट सेल होगा। और अगर सेल में सेंट्रियोल उपस्थित है तो वह एनिमल सेल होगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी 4C ट्रिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब सेल का एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे हमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिलेगा कि सेल कैसे होती है। ये है सेल का सेल मेम्ब्रेन। जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। या फिर हम इसे प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। और सेल वॉल के ऊपर उपस्थित होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित होती है सेल वॉल। ये है सेल वॉल। नीचे लिखते हैं इसको। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है रिजिड, मतलब कि यह बनी होती है अंबुजा सीमेंट की। लिख लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। उसके बाद इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। यह क्या है? न्यूक्लियस। ये डेंसली स्टैंड होता है, मतलब कि यह बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। और इसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। और इसके बाद जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कुछ इस तरह से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। इसे हम बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं, जिससे यह खुरदरा लगता है। तो इसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस साइड में राइबोसोम नहीं जुड़े हुए होते हैं उस साइड में स्मूथ होता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद पाया जाता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कुछ इस टाइप का होता है। इसे हम बोलते हैं GC, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। और इसमें इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। यह प्रोवाइड कराता है सेल को एनर्जी। इसके अलावा सेल में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा वैक्यूल पाई जाती है। और प्रोक्सिसोम पाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं। और ये सब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, वैक्यूल्स है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सब जो पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म का काम होता है जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं सभी इसी में होती हैं। यह सेमी फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म वॉल्यूम ऑफ सेल होता है, मतलब कि जो सेल का जो पूरा वॉल्यूम होता है वह साइटोप्लाज्म होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसे जो लिविंग बनाने का कार्य करता है वह होता है साइटोप्लाज्म। उस सेल को लिविंग स्टेट में रखने का काम साइटोप्लाज्म करता है। हमारा जो ओवरव्यू था सेल का वो भी कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमने कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्लांट्स के इसमें रखे हैं और कुछ हैं जो मैंने एनिमल्स के रखे हैं। तो यह कोई एक स्पेसिफिक प्लांट सेल या एनिमल सेल नहीं है, यह एक मैंने ओवरव्यू दिया है जिसमें सभी ऑर्गेनल्स लगभग हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल, वैक्यूल्स और प्रोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, और सेल वॉल जो कि रिजिड होती है, अंबुजा सीमेंट की बनी हुई होती है, क्रोमोसोम्स, DNA और न्यूक्लियस जो कि डेंसली स्टैंड होता है।
साइटोप्लाज्म जो होता है वह सेमी फ्लूइड होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी होती हैं साइटोप्लाज्म में होती हैं। जो सेल का पूरा वॉल्यूम होता है वह ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म, और सेल को लिविंग स्टेट में रखने का काम भी साइटोप्लाज्म ही करता है। स्मूथ जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और इसको हम पूरी तरीके से डिटेल्स में कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि यह लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। इसमें 2 पॉइंट जो आज पढ़ने बच गए हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, जिसमें टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इनको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में जो शेप्स एंड साइज हैं इनको भी हम कल ही बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अभी इसको लेक्चर को अटेंड करना, अच्छे से समझना, और साथ में नोट्स कॉपी एक ज़रूर बना लेना, और उस नोट्स कॉपी में सब धीरे धीरे लिखते जाना पॉइंट वाइज, जिससे आपको रिवीजन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।